class. Today we are going to start chapter number 7, environment. तो बेटा सभी बुक आप ओपन रखें. चैप्टर नंबर 7, एनवायरमेंट, पेज नंबर 61. तो सभी अपनी बुक भी साथ में रखेंगे बच्चे. पेज नंबर 61, चैप्टर 7, एनवायरमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. एनवायरमेंट. तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एनवायरमेंट. एनवायरमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है एनवायरमेंट. सो बेटा अपने अराउंड में, अपने आसपास जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, एनवायरमेंट बनाते हैं. ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में. ठीक है, बिल्डिंग हो सकती हैं, एनिमल हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ट्रीज, प्लांट. तो ये बहुत सारे लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नॉन लिविंग हो सकते हैं. तो ये सभी मिलके एनवायरमेंट की फॉर्मेशन करते हैं. फिर हम इसमें पढ़ेंगे पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन, कौन कौन से पोल्यूशन हैं, कौन से उनके टाइप्स हैं. फिर हमारा टॉपिक रहेगा वेस्ट, कौन कौन से वेस्ट जनरेट होते हैं, किस तरह के वेस्ट होते हैं. तो थर्ड टॉपिक रहेगा प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है. तो ये इस टॉपिक, ये जो सारे हैं इस चैप्टर में रहेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एनवायरमेंट. Whatever we feel or see around us, such as tree, animal, birds, road, park, light, water, soil, air, neighboring house, our own house, and everything in it, like furniture, all are the part of surroundings. Surroundings होता है हमारे आसपास की चीजें. तो जितनी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, ट्री है, एनिमल्स, बर्ड्स, रोड, पार्क, वाटर, सॉइल, एयर, हमारे नेबर में जितने हाउस हैं, हमारा खुद का हाउस, हाउस के अंदर फर्नीचर, ये सारे के सारे सराउंडिंग्स होती हैं, आसपास की चीजें. द क्वालिटी ऑफ आवर सराउंडिंग डायरेक्टली कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स. कि जैसे हमारे सराउंडिंग की क्वालिटी होती है, वो हमारे जो जीने की जो क्वालिटी है वो उसको कंट्रोल करती है. ठीक है, अगर हम एक बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे रहते हैं तो हमारा जो जीवन है वो भी साफ सुथरा होगा. ठीक है, हमारे घर के आसपास, गली में, तो अगर गंदगी है तो वैसी ही स्मेल, बुरा हाल, इस तरह की चीजें आसपास में देखने को मिलेंगी. यानी कि जो हमारी लाइफ है वो भी डिफिकल्ट हो जाएगी, जीना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो जो हमारी सराउंडिंग है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस मेक अप आवर एनवायरमेंट. तो जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो किस चीजों से मिलके बनता है, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी मिलके एनवायरमेंट की फॉर्मेशन करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज एनवायरमेंट. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस मेक अप आवर एनवायरमेंट. वी फुलफिल आवर बेसिक नीड like water, food, air, etc. from the environment. तो एनवायरमेंट से ही हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं. हम जो हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो जरूरी चीजें हैं वो हमें एनवायरमेंट से ही मिलती हैं. जैसे वाटर है, फूड है, एयर है, वो एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करती है. वी ऑल्सो ऑब्टेन क्लॉथिंग, शेल्टर एंड मेनी अदर थिंग सच एज मेडिसिन एंड पेपर फ्रॉम आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट से ही हमें क्लोथिंग, कपड़े जो हैं, ठीक है, प्लांट से आते हैं, प्लांट से बनते हैं, प्लांट्स भी एनवायरमेंट का ही पार्ट है. शेल्टर, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, हमारा घर भी हमारे लिए शेल्टर है. एंड द मेनी अदर थिंग्स सच एज मेडिसिन, जो दवाइयां हैं, पेपर है, पेपर किससे बनता है, ट्री से बनता है. ट्री भी किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है. तो वो एनवायरमेंट से ही आती हैं. ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो सेटिस्फाई देयर नीड फ्रॉम द एनवायरमेंट. और बहुत सारी ह्यूमन बीइंग को छोड़ के और भी तो लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, वो भी एनवायरमेंट से ही अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंकी लिव ऑन ट्री. मंकी जो ट्री पे रहता है, ट्री भी एनवायरमेंट का पार्ट है. बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्री. जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो भी किस पे अपना जो नेस्ट है, घोंसला कहाँ पे बनाते हैं, ट्री पे बनाते हैं.
If tree are cut down, bird and monkey would have no place to live. अगर हम सभी ट्री को कट कर देंगे, पेड़ों की कटाई कर देंगे, तो बर्ड्स के लिए, मंकी के लिए और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके लिए तो कोई रहने की जगह ही नहीं होगी. So we have been carelessly using the resources of our environment without realizing its effect. तो हम बड़े केयरलेस तरीके से, बिना कोई ध्यान दिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, उनको यूज करते हैं. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर. जो हमारा नेचर है और ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, और नेचर के बीच में. दिस विल प्रिजर्व द अर्थ्स एनवायरनमेंट एंड दस द लाइव्स ऑफ ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन इट. तो ये प्रिजर्व करके रखेंगी, सुरक्षित रखेंगी हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को, और उसी के साथ साथ जितनी भी लिविंग क्रीचर्स हैं, जीवित प्राणी हैं, उनके बीच में उन सभी को क्या करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे. कब वो प्रिजर्व हो पाएंगे? अगर नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी के बीच में बैलेंस होगा. जिस तरह से सपोज करो हमें ट्री की कोई कटिंग करनी पड़ जाती है, सपोज करो कोई ट्री सूख जाता है, उसको काटना पड़े, तो उसकी जगह पे हम दूसरे ट्री लगा दें, दूसरे पेड़ पौधे लगाएं, ताकि कुछ टाइम के बाद वो भी बड़े हो गए, बड़े ट्री बन जाए. एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, ऑक्सीजन की सप्लाई रखें, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करें. तो इस तरह से. और एक होगा कि अगर हम ट्री को कट करते जाएं और दूसरे प्लांटेशन करें ही ना, ठीक है, सोइल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, तो इससे भी क्या होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, बैलेंस नहीं बनेगा. तो जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाएगी. तो इसीलिए नेचर के बीच में और ह्यूमन एक्टिविटी के बीच में बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए. नेक्स्ट है बेटा हमारा पोल्यूशन एंड इट्स टाइप. तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है, इसे कहते हैं पोल्यूशन, और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं. द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच मेक आवर एनवायरमेंट डर्टी आर कंटेमिनेटेड इज कॉल्ड पोल्यूशन. कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे जो आसपास का माहौल है, उसके अंदर अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर दें, या उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाएं, और एनवायरनमेंट को डर्टी कर दे, कंटेमिनेटेड कर दे, प्रदूषित कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन. पोल्यूशन हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण. ठीक है. अब वो बहुत सारी टाइप का होगा, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम पोल्यूशन किसे कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी. कि ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी करते हैं, गंदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी और कंटेमिनेटेड. कंटेमिनेटेड भी डर्टी होता है. ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे. पोल्यूटेंट कैन बी एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स. पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट होता है सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, उन सब्सटेंस को हम पोल्यूटेंट बोलते हैं. पोल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं. अब सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैसेस. ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर. तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड्स भी हो सकते हैं, वो गैसेस भी हो सकती हैं. द पोल्यूशन इज मेनली कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. और सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन होता है वो हम आदमियों की जो एक्टिविटी है, इंसानों की जो एक्टिविटी है, इंसानों की एक्टिविटी की वजह से होता है. हम जो भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं. ठीक है, यानी कि पोल्यूशन करते हैं. ऑल्दो सम नेचुरल फिनोमिना सच एज वोल्केनिक eruption एंड फॉरेस्ट फायर आल्सो कॉज पोल्यूशन. कुछ एक नेचुरल चीजें भी हैं जो पोल्यूशन करेंगी. वो क्या होगा, वोल्केनिक eruption, यानी कि वोल्केनो, ज्वालामुखी, वो फट जाए, तो वहां से भी आसपास के एरिया में पोल्यूशन हो सकता है. फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाए, उससे भी पोल्यूशन हो सकता है, बट वो बहुत कम देखने को मिलते हैं. ज्यादातर जो पोल्यूशन है वो मैन मेड है, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से, इंसानों की जो एक्टिविटी है उनकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है. तो टाइप ऑफ पोल्यूशन में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप, एयर पोल्यूशन.
व्हाट इज एयर पोल्यूशन? जो हमारी एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, उसके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं एयर के अंदर, तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाए, या स्मोक पार्टिकल बढ़ जाए, डस्ट के पार्टिकल बढ़ जाएं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, फैक्ट्री रिलीज हार्मफुल केमिकल पोल्यूटेंट इनटू द एयर। फैक्ट्री जो है एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, तो उन वो भी किसको किसका कारण बनते हैं? एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन का वो कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब ये जो डेफिनेशन है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, एयर पोल्यूशन की नहीं है। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन को भी आप अंडरलाइन कर ले। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है इसके चारों ओर एयर की एक ब्लैंकेट है, मतलब एक चद्दर है एयर की, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। हमारे अर्थ के चारों ओर एयर है, एयर की बहुत सारी लेयर हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी को इस एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। ये उन सभी के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी लाइफ ही नहीं होगी अर्थ पे। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, ऑफ विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म मेजर पार्ट। ये हमने डिस्कस भी किया था कि एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। यस, कंपोनेंट ऑफ एयर 78% क्या है? नाइट्रोजन। 21% क्या है? ऑक्सीजन। तो ये दो मेजर पार्ट है, बड़े हिस्से जो हैं वो इन्हीं दो गैसेस के हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर 1% जो बच जाता है उसके अंदर जितनी भी गैसेस हम जानते हैं, बाकी सभी वो 1% में है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वाटर वेपर है, ठीक है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक पार्टिकल है, तो जो भी है वो 1% में है। तो दो बड़े पार्ट कौन से हैं? नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन। ये दो मेजर पार्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस का मीनिंग है कि स्मॉल पार्ट में, थोड़े से हिस्से में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है एयर के अंदर। Air is said to be polluted if the level of harmful gases and the particle present in the atmosphere are high enough to affect living organism and non-living man-made artifact like building, monuments, etc. एयर को कब हार्म पोल्यूटेड कहा जाएगा? कब एयर को पोल्यूशन कहा जाएगा कि एयर के अंदर पोल्यूशन है? कि अगर हार्मफुल गैसेस और एयर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो इतने ज्यादा हो जाएं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करें, उन पे बुरा प्रभाव डाल दें। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और नॉन लिविंग थिंग्स पे बुरा प्रभाव डालें। कौन? हार्मफुल गैसेस या फिर जो पार्टिकल एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे बिल्डिंग है या फिर मोनूमेंट्स, पुरानी हमारी ऐतिहासिक इमारतें जो हैं, अगर उन पे भी कोई बैड इफेक्ट डालते हैं तो एयर को पोल्यूटेड कहा जाएगा। तो कब होगा एयर पोल्यूशन? कि अगर एयर के अंदर हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए और वो लिविंग थिंग्स को और मोन्यूमेंट्स को, बिल्डिंग्स को बुरा प्रभाव डाले, तो उसको हम क्या कहेंगे? एयर इज पोल्यूटेड। हवा जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उस केस में हम कहेंगे। एयर पोल्यूशन इज मेनली caused by chemical pollutant released from factories, power plant, vehicle like car, buses, truck, domestic cooking, burning of fuel। तो जो एयर का जो पोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है? कि फैक्ट्री के अंदर या फिर पावर प्लांट के अंदर, या जो व्हीकल हैं जैसे कार, बस, या डोमेस्टिक कुकिंग, या फिर जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, जो ईंधन को हम जलाते हैं, उनसे जो केमिकल निकलते हैं और वो केमिकल एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से
एयर पोल्यूशन होता है। ये मेन कारण है, ये मेन कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के। तो एयर पोल्यूशन के मेन कॉजेज कौन कौन से होंगे? जो केमिकल रिलीज होते हैं फैक्ट्री से, ठीक है, पावर प्लांट से जहाँ बिजली वगैरह बनती है, व्हीकल, जितने भी व्हीकल हैं, कार, बस, ट्रक, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, इनके अंदर से जो धुआं निकलता है, और फ्यूल, कोई भी फ्यूल जलता है उससे जो स्मोक निकलेगा, उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। एयर इज ऑल्सो नेचुरली polluted by volcanic eruption और forest fire। ये फिर से आ गया हमारे पास कि अगर वोल्केनो वोल्केनो ज्वालामुखी अगर फट जाए, वोल्केनो अगर हो जाए, या फिर फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाए, तब भी बहुत ज्यादा डस्ट, स्मोक पार्टिकल, बहुत सी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट रहेंगे? एयर पोल्यूशन कैन कॉज कैंसर, ट्रबल इन ब्रीदिंग, एस्थमा, एस्थमा की बीमारी, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। लंग्स, ब्रेन एंड नर्व डैमेज, बर्निंग सेंसेशन इन आई एक्सेट्रा। तो एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लंग्स के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, ब्रेन में, नर्व में, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन आईज, आंखों में जलन हो सकती है। ये सारे के सारे कारण हैं एयर पोल्यूशन के जो इफेक्ट डालेंगे। सम ऑफ द पोल्यूटेंट आर सो हार्मफुल दैट दे कैन कॉज डेथ। कुछ सारे तो इतने खतरनाक पोल्यूटेंट होते हैं कि उनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन after being released by factory mix with moisture in the air। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, वो फैक्ट्री के जो धुआं जो निकलता है उसके अंदर से एयर के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसमें वो मिक्स हो जाते हैं, फॉर्मिंग एसिड्स, और उससे एसिड बनते हैं। व्हेन इट रेन्स, these acid combined with raindrop and fall on earth as acid rain। तो ये हार्मफुल जो एसिड थे, जो वाटर, जो एयर के अंदर मॉइस्चर था उसके अंदर जो ऐड हो चुके थे, जब बारिश होती है तो ये बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, और ये धरती पे जब गिरते हैं तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन का मीनिंग ये नहीं है कि जो क्लाउड्स थे उसके अंदर से जो रेन है वही एसिडिक है, नहीं। क्लाउड से जो रेन आई वो तो ठीक थी, वो रेन वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उससे नीचे जो एयर के अंदर जो स्मोक पार्टिकल हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल हैं, वो एसिडिक नेचर के थे और वो एयर के अंदर प्रेजेंट थे, और जैसे ही बारिश हुई वो उस वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और जब वो वाटर धरती पे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो एसिड कंबाइन विद रेन ड्रॉप एंड फॉल ऑन अर्थ एज एसिड रेन। इट डैमेज प्लांट एंड बिल्डिंग बिसाइड पोल्यूटिंग द सोइल एंड द फूड सोर्सेज। तो ये जो एसिड रेन है ये प्लांट, बिल्डिंग, सोयल और जितने भी फूड सोर्सेज हैं इन सभी को इफेक्ट करती है, डैमेज करती है एसिड रेन। उसके बाद आता है बेटा हमारा वाटर पोल्यूशन। सेकंड टाइप ऑफ पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। कि हमारे घरों के अंदर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, और जो फैक्ट्री के अंदर से जो वेस्ट वाटर निकलता है जिसको हम सीवेज बोलते हैं, वेस्ट वाटर को सीवेज बोला जाता है, और उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी के अंदर हम डाल दें। वाटर बॉडी कैसी है? जैसे पोंड है, लेक है, रिवर है, डायरेक्टली उसके अंदर हम गंदा पानी डाल दें तो उस रिवर, लेक या पोंड के पानी को भी पोल्यूट कर देगा। इसको क्या कहेंगे हम? वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का जो मेन कारण है वो है कि घरों के अंदर से जो वेस्ट वाटर जाता है, फैक्ट्री के अंदर से जो वेस्ट वाटर जाता है, अगर उस वेस्ट वाटर को हम किसी वाटर बॉडी में डाल दें, रिवर में, पौंड में, लेक में, तो वो भी पोल्यूट हो जाएगी, उसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल इन वाटर बॉडीज, bathing animal in pond and river, religious activity involving disposal of puja material etc. into the river also lead to pollution of water sources। कि वाटर सोर्सेज का पोल्यूशन किस किस वजह से होता है? कि भाई जो कपड़े हम धोते हैं या एनिमल्स को नहलाते हैं, या रिलीजियस एक्टिविटी का जो सामान है वो नदी वगैरह में हम बहाते हैं,
तो उनसे भी जो रिवर वगैरह है या वाटर सोर्सेज है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, वाटर का पोल्यूशन होता है। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस अल्टीमेटली एंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक। तो ऐसा पोल्यूटेड वाटर जब हम पीते हैं तो वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर उससे हम बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। The main water pollutant are poisonous chemical from factory and pesticide from agricultural land. तो जो मेन वाटर जो पोल्यूटेंट है वो बहुत सारे पॉइजनस केमिकल भी हैं जो फैक्ट्री के वेस्ट से निकलते हैं, और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, दवाइयाँ जो हम यूज करते हैं, वो भी पानी में जब मिक्स होके और वाटर बॉडीज के अंदर ऐड होती हैं तो उसको भी पोल्यूट करती हैं। तो ये भी क्या है, हमारे पास पॉइजनस केमिकल होते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है वैसे ही वाटर पोल्यूशन का पड़ेगा। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ होती है जो जीव जंतु या पेड़ पौधे पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब जैसे फिश है या बहुत सारे प्लांट है जो पानी के अंदर होते हैं, उनको एक्वेटिक लाइफ बोला जाता है, या एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है। सो एक्वेटिक लाइफ बोथ प्लांट एंड एनिमल इज एडवर्सली इफेक्टेड व्हेन वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड। जब वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाती हैं तो जो वहाँ की जो लाइफ है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, एडवर्सली इफेक्ट होता है उन पे। इट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर पोल्यूशन वाटर को पीने लायक नहीं रहने देता, अनफिट कर देता है वाटर को ड्रिंकिंग करने के लिए, क्योंकि वो पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी हम ऐड कर देते हैं तो पीने लायक नहीं रहता, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। Fish from polluted water bodies are unfit for human consumption. Fish from polluted water bodies, तो ऐसी वाटर बॉडीज, ऐसी नदियां या पोन्स, रिवर जिसके अंदर बहुत गंदा पानी है, उसके अंदर जो फिश हैं, अगर उनको पकड़ के और उनको खाने के लिए कोई यूज करेगा तो वो भी अच्छी नहीं रहती, कंजप्शन के लिए, खाने के लिए अनफिट होती है। अगर उनको खाएंगे तो उनको खाने से बीमार हो जाएंगे। Drinking polluted water can cause disease like cholera, typhoid, jaundice, dysentery. Polluted water के पीने से कोलेरा, ठीक है, हेजा, टाइफाइड, जोंडिस, ठीक है, पीलिया जिसको कहते हैं, डाइसेंट्री, लूज मोशन जैसी डिजीज होती है। तो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड वाटर के पीने से। तो ये इफेक्ट थे किसके, वाटर पोल्यूशन के। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सोइल पोल्यूशन, यानी कि जो मिट्टी है उसका भी पोल्यूशन होता है। मिट्टी के अंदर हम हार्मफुल सब्सटेंस डाल दें, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के जो डिस्पोजेबल चीजें हैं वो मिट्टी में ऐसे ही फेंक देते हैं, तो जो सोइल है वो भी पोल्यूट हो जाती है, ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज का देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा करकट हमने यहाँ पे डाला हुआ है, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इसी तरह से जब सोइल में इधर उधर हम गंदगी फेंकते हैं तो सोइल भी पोल्यूट हो जाती है। सोइल पोल्यूशन इज caused बाय इंडस्ट्रियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जो ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उनका जो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, हार्मफुल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये जो हम यूज करते हैं इनकी वजह से क्या होता है, सोइल पोल्यूशन होता है। सोइल पोल्यूशन इज caused बाय इंडस्ट्रियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सच एज disposal of garbage, harmful and non-biodegradable waste, fertilizers and pesticides. It also causes soil erosion. ठीक है, सोइल का जो चैप्टर था वहां पे सोइल एरोजन भी आया था, मिट्टी का कटाव, इसकी वजह से सोइल एरोजन भी होता है। अब एक वर्ड आया नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये वेस्ट में भी हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो मिट्टी के अंदर जो डैमेज नहीं होता, एज इट इज पड़ा रहता है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ये कभी मिट्टी में मिक्स नहीं होता, तो ऐसे वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होंगे। सॉइल पोल्यूशन बैडली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो सॉइल पोल्यूटेड है, जिसमें सॉइल
के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है, तो उसके अंदर प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। इट रिड्यूस फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। फूड के अंदर, प्लांट के अंदर से जो फूड पैदा होगा, ये उसको भी रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। आल्सो हार्मफुल केमिकल दैट गेट एब्जॉर्ब्ड बाय एडिबल प्लांट एंटर आवर बॉडीज थ्रू फूड। जो हार्मफुल केमिकल हैं जो मिट्टी के अंदर थे, वो प्लांट्स में चले जाएंगे, और उसी प्लांट्स को जब हम खाएंगे या उनके बने हुए फूड को जब हम खाएंगे, तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाएंगे और हमें सिक बना देंगे, बीमार बनाएंगे। ये इफेक्ट थे सॉइल पोल्यूशन के। इट ऑल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन when rainwater washes these harmful pollutant into sources of water. इट ऑल्सो लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। अब जब सोइल पोल्यूटेड है, अगर बारिश होगी, वही पोल्यूटेड सोइल, उसी का पानी जब रिवर वगैरह में जाएगा, तो उस रिवर को भी क्या करेगा, वो पोल्यूट करेगा। तो दिस इज द सोइल पोल्यूशन। नेक्स्ट पोल्यूशन इज द नॉइज पोल्यूशन। आवाज की वजह से भी पोल्यूशन होता है। यस, अगर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊंची आवाज हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। आप देख सकते हैं गाड़ियों का जो हॉर्न है, ठीक है, ट्रैफिक है, ऊंची ऊंची आवाज में कोई हम गाने सुनते हैं, डीजे बजता है, कोई म्यूजिक है, वो बहुत ज्यादा लाउड में है, तो उससे भी क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। तो नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड। जो साउंड हमें अच्छा नहीं लगता, अनवांटेड साउंड है, जो हमें पसंद नहीं है, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। सो नॉइज पोल्यूशन, सपोज करो हम ट्रैफिक जैम में खड़े हैं, रेड लाइट है, और वहां पे फिर भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं ट्रैफिक का, तो वो इरिटेटिंग साउंड है, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन। ट्रेन है, ट्रेन जाती है, कितना सारा आवाज करती है, वो भी नॉइज पोल्यूशन है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है, जहाज है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उनसे भी साउंड आता है, नॉइज पोल्यूशन। कोई ऊंची आवाज में गाने सुनता है, डीजे की आवाज बहुत तेज रखते हैं शादियों में, वो भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन। सो नॉइज पोल्यूशन वो है कि अनवांटेड साउंड, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको नॉइज पोल्यूशन कहेंगे। नाउअडेज पीपल प्ले लाउड म्यूजिक इन पार्टीज एंड फंक्शन। पार्टी और फंक्शन में बहुत लाउड म्यूजिक बजाते हैं। दे ऑल्सो ब्लो हॉर्न अननेसेसरली वाइल ड्राइविंग। जब ड्राइव कर रहे होते हैं, बिना बात के हॉर्न बजाते रहते हैं, वो भी नॉइज पोल्यूशन है। लाउड साउंड फ्रॉम स्पीकर एट द टाइम ऑफ रिलीजियस एंड पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग होती है, कोई पार्टी वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह है, ठीक है, किसी नेता की कोई रैली है बड़ी सी, या कोई धार्मिक कोई कार्यक्रम है, वहां पे ऊंची ऊंची आवाज में कोई लाउड स्पीकर बजाते हैं, वो भी नॉइज पोल्यूशन होगा। एंड द नॉइज ऑफ द व्हीकल एंड द फैक्ट्री एड टू नॉइज पोल्यूशन। जो व्हीकल की जो नॉइज है, फैक्ट्री की जो मशीनें हैं वो चलती हैं, उससे भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या बुरे प्रभाव हैं। पीपल लिविंग इन नॉइजी एरिया आर फाउंड टू हैव पुअर हियरिंग एबिलिटी। पुअर हियरिंग एबिलिटी का क्या मीनिंग है बेटा, कि जो सुनने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। किन आदमियों की, जो शोर शराबे वाले एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची आवाज में आवाजें निकलती रहती हैं, कोई ट्रैफिक की आवाजें हैं, कोई फैक्ट्री की आवाजें हैं, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में हम लगातार रहेंगे, तो हमारी जो सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। नॉइज लेवल आर मेजर्ड इन डेसिबल। तो डेसिबल में हम क्या करते हैं, नॉइज लेवल को मेजर करते हैं, डीबी, दोनों स्मॉल में रखेंगे, डी एंड बी, डीबी। लाउडर द नॉइज हायर द डेसिबल रीडिंग। जितनी नॉइज ज्यादा होगी, डेसिबल रीडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। साउंड लाउडर देन 80 डेसिबल आर कंसिडर्ड पोटेंशियली डेंजरस फॉर ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन के, जो हमारे जो कान हैं, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा का कोई साउंड है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे कानों के लिए। हमारे जो ईयर है वो डैमेज हो सकती है 80 डेसिबल से ज्यादा का, ठीक है। तो साउंड को मेजर करने की यूनिट है, जिसमें साउंड को मेजर किया जाता है, उसको डेसिबल बोलते हैं। तो अगर 80 डेसिबल से ऊपर का साउंड है, तो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। दे कैन ऑल्सो कोज नर्वस डिसऑर्डर। हमारी जो नर्व्स हैं, नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी सेल हैं जो सिग्नल को ब्रेन तक भेजती हैं, तो उसका जो
उसका डिसऑर्डर हो सकता है, वो ऑर्डर में नहीं रहेंगे। द सेफ इंटेंसिटी ऑफ लेवल of sound as prescribed by the World Health Organization is 45 डेसिबल। जो WHO है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे संसार पे हेल्थ से रिलेटेड चीजें की निगरानी रखती है, ऐसी एक संस्था है जिसको WHO बोलते हैं। उन्होंने जो सेफ जो लेवल जो बताया है वो है 45 डेसिबल। तो 45 डेसिबल तक का जो साउंड है वो सेफ रहता है। इससे अबव का साउंड पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है, नॉइज पोल्यूशन में। और 80 डेसिबल से अबव का साउंड तो हमारे कानों को डैमेज कर देता है। तो ये थे बेटा आज के हमारे टॉपिक, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये टाइम टू आंसर भी आपने फिल करना है।